नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। जीवन अनमोल है, ऐसे में इसे स्वस्थ रखना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन कई बार गलत आदतें और खराब खान पान हमारी सेहत को बिगाड़ देता है। कभी कभी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में आपको अगर अस्पताल जाने से बचना है तो जरूरी है कि आप बीमारियों को लेकर जागरूक रहें। क्या करें और क्या नहीं, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। वहीं जब कोरोना काल चल रहा हो तो ऐसे में बीमारियों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। स्वराज सेहत में आज हम आपको ऑर्थोगैथिक सर्जरी के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं स्वराज सेहत का आज का सिलसिला। स्वराज सेहत में आज हमारे साथ मौजूद है भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक चौधरी जी। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दीपक सिंह चौधरी आपको ऑर्थोगैथिक सर्जरी से जुड़ी हुई सारी जानकारियां देंगे। आप फोन के जरिए भी सीधे डॉक्टर दीपक से सवाल जवाब कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब का सिलसिला। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सवाल भी कर सकते हैं। और डॉक्टर दीपक, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ऑर्थोगैथिक सर्जरी ये तो हुई मेडिकल भाषा, लेकिन अगर आम बोलचाल की भाषा में हम इसे समझना चाहे तो कैसे समझा जा सकता है कि ऑर्थोगैथिक सर्जरी क्या है? बेसिकली ऑर्थोगैथिक सर्जरी के बारे में बात करें तो ये शब्द ऑर्थोगैथिक सर्जरी ये खुद अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है। अगर इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्थो एंड ग्नेथिक। ऑर्थो का मतलब होता है बोन, हड्डी, और ग्नेथिक का मतलब होता है जॉ और जबड़ा। तो इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जबड़े की सर्जरी को अपन ऑर्थोगैथिक सर्जरी कह सकते हैं। इसको अपन जॉ सर्जरी भी बोल सकते हैं, इसको अपन करेक्टिव जॉ सर्जरी भी बोल सकते हैं। जनरली इस सर्जरी में किया क्या जाता है, जबड़े की इरेगुलरिटी, आड़ा टेढ़ापन, जबड़े का मिसअलाइनमेंट, उसको ठीक किया जाता है। दांतों को सीधा किया जाता है ताकि पेशेंट अपने जबड़े को सही तरीके से खाने में और यूज किया जा सके, और इस सर्जरी से पेशेंट की सुंदरता में भी बढ़ोतरी होती है। तो डॉक्टर दीपक, अगर कुल मिलाकर कहा जाए कि चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और चेहरे को सही शेप देने के लिए इस सर्जरी का उपयोग किया जाता है तो कितना सही होगा? ये बिल्कुल सही बात है। इस सर्जरी को, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने में इस सर्जरी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है। जनरली ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है, जो कि आड़े टेढ़े दांतों को या आड़ी टेढ़ी हड्डियों को सही करता है। जब सीवियर केसेस मतलब बहुत ज्यादा जटिल केसेस होते हैं जो कि तारों के द्वारा सही नहीं हो पाते, उन केसेस को जनरली ऑर्थोडोंटिस्ट स्टार्ट करते हैं और उसको प्लान करते हैं, और उसके बाद ओरल सर्जन की मदद से उसको करेक्ट पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह से उसको सही कर पाते हैं ओरल सर्जन की मदद से। जी डॉक्टर, ऑर्थोगैथिक सर्जरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी क्या कुछ प्रोसेस होती है, क्योंकि कई सारी सर्जरी ऐसी भी होती है जो काफी ज्यादा पेनफुल होती है। तो क्या बाकी सर्जरी की तरह ही ये भी सर्जरी पेनफुल है और क्या प्रोसेस है इसकी? ये बेसिकली सर्जरी, कोई भी सर्जरी को कहा जाए तो जनरली पेनफुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? आज की तारीख में मेडिकल फील्ड इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि कोई भी सर्जरी करते हैं तो उसके लिए पेशेंट को या तो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है या तो लोकल एनेस्थीसिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरी शरीर को सुन्न कर दिया जाता है, और लोकल एनेस्थीसिया मतलब जहां पे अपन को सर्जरी करनी है सिर्फ उसी अंग को, उसी पार्ट को सिर्फ एनेस्थेटाइज किया जाता है। तो उसके कारण पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होता, कोई भी दर्द नहीं होता। और आपने यहाँ पर डिस्कस किया कि जबड़े की बनावट अगर सही नहीं होती है तो ज्यादातर इस सर्जरी का उपयोग किया जाता है। एक तो हो गई सुंदरता की बात, अगर हम सुंदरता को छोड़ दें एक पल के लिए, तो क्या जबड़े की बनावट अगर सही नहीं होती तो और भी क्या कुछ नुकसान होते हैं मरीजों को, जिसके चलते उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है? जनरली इस चीज को समझाने के लिए मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो कुछ मापदंड, कुछ एग्जामिनेशन किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला एग्जामिनेशन आता है फ्रंटल एग्जामिनेशन, चेहरे का आगे का एग्जामिनेशन किया जाता है। उसमें चेहरे को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला जो रहता है हेयर लाइन, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है नोज के ऊपर,
इस लाइन से एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद आता है नोज के नीचे वाला पॉइंट, और थर्ड पॉइंट आता है चिन पॉइंट। इस 3 पार्ट में चेहरे को डिवाइड किया जाता है, और इस पार्ट को डिवाइड करते इसको बोला जाता है इक्वल थर्ड, दैट इज 1/3। ये तीनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। अगर इसको डिवाइड करके अपन देखे जाए, अगर इसमें कोई समस्या निकलती है तो उस समस्या को अपन इस ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक वर्टिकल प्रॉब्लम, लंबा चेहरा या छोटा चेहरा। जनरली क्या होता है, इस सर्जरी में चेहरे की हाइट को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जरूरत के हिसाब से इसको ठीक किया जाता है। तीसरी चीज आती है लिप लाइन। लिप लाइन क्या होती है, जब भी पेशेंट, कोई भी इंसान मुस्कुराता है तो उसके आगे के दांत दिखते हैं। जब वो मुस्कुराता है आगे के दांत दिखते हैं, और अगर उसके साथ साथ मसूड़े भी दिखते हैं। जनरली 1 से 2 मिलीमीटर का मसूड़ा दिखना स्वाभाविकता नॉर्मल कहा जाता है, लेकिन इससे ज्यादा मसूड़ा दिखता है तो उसको अपन एबनॉर्मल कह सकते हैं, और इस सर्जरी के द्वारा उस चीज को ठीक किया जा सकता है। उसके बाद आता है प्रोफाइल एग्जामिनेशन। प्रोफाइल एग्जामिनेशन एक तो हो गया अपना फ्रंटल एग्जामिनेशन, दूसरा हो गया प्रोफाइल। प्रोफाइल एग्जामिनेशन मतलब साइड से अपन देख रहे हैं, तो ये एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें अपन ये देखते हैं कि ठुड्डी, अपन ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं नीचे का जबड़ा पीछे तरफ है, या फिर ऊपर का जबड़ा पीछे तरफ है, या फिर नीचे का जबड़ा आगे तरफ है, ऊपर का जबड़ा पीछे तरफ है। इन चीज की समस्याओं को अपन इस सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मतलब अपन जब जॉ मूव करते हैं तो आप अगर इसको फील करेंगे उंगली रख के, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है इसको अपन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। अगर यहाँ पे कुछ समस्या आती है तो इस सर्जरी के द्वारा अपन ठीक कर सकते हैं, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी। उसके बाद बहुत सारे रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन किए जाते हैं ताकि इन सब चीजों को फाइंड आउट किया जाए कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है। जो पेशेंट बोल रहा है कि मुझे दिक्कत है, वो एक्चुअल में पेशेंट के में मौजूद है कि नहीं है, उससे अपन रेडियोग्राफिक फाइंडिंग से ये बहुत सारी चीजें अपन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, बैतूल से हमारे साथ में दर्शक जुड़ गया है अमित सिंह। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत पे। बताइए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि मेरी एज है 45 और मुझे आंथों की सर्जरी करवानी है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, जबड़े का और टूटी का जो नीचे का जो होता है उसका अनबैलेंस है मेरा जी। मैं काफी दिनों से सोच रहा था, पर मैं पूछ भी चुका हूँ बहुत सारे डॉक्टरों से, पर आपका जो आज डिबेट देख रहा हूँ मैं, तो मुझे संतुष्टि मिली कि नहीं हो जाएगा आपसे पूछ के मेरा सॉल्यूशन। तो मुझे क्या करना चाहिए मतलब? सर, आप पहले तो किसी भी या तो ऑर्थोडोंटिस्ट या ओरल सर्जन को जाके एक बार चेक कराएं। उसके बाद वो आपका एग्जामिन करेगा, आप समस्या बोल रहे हैं वो समस्या आप में कितनी हद तक ठीक की जा सकती है वो आपको बताई दी जाएगी। बहुत सारे एग्जामिनेशन किए जाएंगे, आपके एक्सरेस लिए जाएंगे, और उसके बाद पूरा इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट, आपका जो बैलेंस जो आपको चाहिए चेहरे में, जो कि आपको असमानता आपके चेहरे में एसिमेट्री दिख रही है, उसको पूरा स्टडी करके आपको एक फाइनल आपका चेहरा दिखाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल आ गए हैं मार्केट में, जो कि आपको ये बता सकते हैं कि आपका चेहरा सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद बिना सर्जरी के है। अपन को पहले ही पता चल जाएगा अपना चेहरा कैसा दिखेगा सर्जरी के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सवालों के सिलसिले को और आगे बढ़ाती हूँ। डॉक्टर, जैसे कि अमूमन हम देखते हैं कि सर्जरी एक लास्ट स्टेज होती है। पहले कई सारी टैबलेट्स या फिर मेडिसिन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, उसके बाद में एक लास्ट स्टेज होती है जहां सर्जरी कराई जाती है। क्या इस केस में भी हम माने कि पहले टैबलेट्स या फिर पिल्स के थ्रू ठीक करने की कोशिश की जाती है, या फिर डायरेक्ट ही आप लोग सर्जरी सजेस्ट करते हैं? जनरली चेहरे की बनावट अगर आड़ी टेढ़ी है तो वो मेडिसिन के द्वारा ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि वो हड्डी के अंदर है वो जी। और किसी भी दवाई से अपन हड्डी को सही नहीं कर सकते बनावट को। तो बनावट के लिए अपन को सर्जरी का मदद लेना ही पड़ेगा। तो इस ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी की मदद से अपन उस बनावट को बदल सकते हैं जी। जैसा कि आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है, चेहरा आगे है जी, या चेहरा टेढ़ा है जी। ये सब चीजें इस ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी से अपन ठीक
की जा सकती है। तो दवाइयों के द्वारा कोई संभावना नहीं है? नहीं, दवाइयों के द्वारा कोई संभावना नहीं है। ये अपन को सर्जरी इन सब चीजों के लिए करवानी ही पड़ेगी। डॉक्टर दीपक, मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस उम्र में ऑर्थोगैथिक सर्जरी करवाना ठीक होता है? ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी का बेसिक एक इंडिकेशन है कि वो आफ्टर ग्रोथ, मतलब बढ़ती हुई उम्र खत्म होने के बाद करवानी चाहिए, और उसको अपन कह सकते हैं 18 प्लस की एज के बाद ये सर्जरी, 18 प्लस एज के बाद ये सर्जरी करवाई जा सकती है, जब अपनी बॉडी की पूरी ग्रोथ खत्म हो जाती है। डॉक्टर, सर्जरी को लेकर अमूमन लोगों की मानसिकता कुछ ऐसी भी होती है कि सर्जरी के बाद में काफी सारे साइड इफेक्ट होते हैं। कई बार हम सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं कि सर्जरी करवाने के बाद में उन पर वो सूट नहीं करती है। तो क्या ये इसके साइड इफेक्ट है या फिर इसके कारण पीछे कुछ और ही है इसका रीजन? बेसिकली कोई भी सर्जरी अगर अपन करवाते हैं, ना ही सिर्फ ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी के बारे में, कोई भी सर्जरी करते हैं तो उसके बेसिक कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं। इस ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी इतनी वेल प्लान्ड रहती है कि इसमें बहुत ही कम परसेंटेज रहते हैं कि अपन को साइड इफेक्ट दिखें। बट कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट सर्जिकल प्रोसीजर को एक्सेप्ट नहीं, उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो उसके कारण उसके शरीर में जहाँ पे अपन ने सर्जरी करी है वो समस्या देता है, तो उसके कारण अपन इसको साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। बट इतनी हाईली प्लान्ड है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अपन को सर्जरी के पहले ही पता चल जाता है कि अपना चेहरा कैसा दिखने वाला है जी। तो मतलब इतनी हाईली प्लान्ड सर्जरी होती है ये कि इसमें मैं चाहूंगी आप ये भी बताएं कि साइड इफेक्ट किस तरह के होते हैं इसके? साइड इफेक्ट में मैम कहना चाहूंगा कि दांतों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि दांतों का रिजॉर्प्शन होना, या दांतों की पोजीशन, दांतों का डेथ हो जाना, या फिर सर्जिकल पोजीशन जहाँ पे अपन ने सर्जरी करी वहाँ स्कार आ जाना, और या फिर नॉर्मल सर्जरी के बाद की जो कॉम्प्लिकेशन रहती है, सूजन आ जाना, रेडनेस आ जाना, ये सब चीजें इसमें साइड इफेक्ट के तौर पे अपन कह सकते हैं। डॉक्टर दीपक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने अभी जिक्र किया कि चेहरे की बनावट का, पर कई बार देखा जाता है कि चेहरे की बनावट तो ठीक है, लेकिन चेहरे पे जमी चर्बी से लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। कई बार इसके लिए वो योगा भी ट्राई करते हैं, जिम भी ट्राई करते हैं। तो क्या जो चेहरे पे जमी चर्बी है, जिसे फेस फैट कहा जाता है, उससे भी क्या छुटकारा पाया जा सकता है इस सर्जरी के जरिए? ये बेसिकली ये ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी है, ये सिर्फ अपन हड्डी को ठीक करने के लिए करते हैं। बाकी वो सर्जरी जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, बकल फेट के बारे में बात कर रहे हैं, उसको ये सर्जरी उसके अंदर नहीं आती, इसको अपन अलग से सर्जरी कर सकते हैं, और वो नॉर्मल सर्जरी में आती है, उसका इतना कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं रहता। भोपाल से नितेश सिंह हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं। नितेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। बताइए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, ये ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी जो होती है इसमें मिनिमम कितना एक्सपेंसिव होता है? ये डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी। इसमें सिवियरिटी के हिसाब से अपन को इसका कॉस्ट अफेक्टिव रहता है। जनरली हॉस्पिटल्स भी डिपेंड करता है आप किस हॉस्पिटल में करा रहे हैं, तो इतना कुछ वेरी। भाभा में ही करवानी है तो मुझे कितना एक्सपेंसिव लगेगा? इसमें करीबन 30 to 40,000 रुपीज आपका एक्सपेंस लग जाएगा। अच्छा, कंप्लीट हो जाएगा इसमें? जी बिल्कुल जी, थैंक यू। तो मुझे लगता है नितेश जी, आपको आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से मिल गया होगा। डॉक्टर, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने बताया कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। अगर समय की बात करें तो पूरा टाइम ड्यूरेशन इसका क्या रहता है? अगर अपन जबड़े की सर्जरी के बारे में बात करें तो अगर अपन ऊपर की जबड़े की सर्जरी, डायरेक्ट अपन सर्जरी में जाते हैं ऑर्थोग्नेटिक ट्रीटमेंट ना लेते हुए, और सिर्फ डायरेक्ट सर्जरी करवाते हैं, तो अपन को 2 से 3 दिन में ये सर्जरी हो जाती है। और सिर्फ मैक्सिला ऊपर की जबड़े की सर्जरी कराते हैं तो हॉस्पिटल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं रहती, आपको ओवरनाइट आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वहीं अगर अपन बात नीचे की जबड़े के बारे में बात करते हैं तो आपको 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाता है। और वहीं अगर कॉम्बिनेशन ऊपर और नीचे दोनों की जबड़े की सर्जरी होती है तो आपको 2 से 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती होना पड़ जाता है, उसके बाद आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लगता है जी। डॉक्टर दीपक, यहाँ पर बात चेहरे की हो रही है तो कई बार लोग दांतों के टेढ़ेपन से भी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, उसको लेकर भी कई बार तार भी बंधवाई जाती है, पर उसमें भी कहा जाता है कि कई तरह के साइड इफेक्ट है। तो क्या ये सर्जरी वहां पर भी लाभदायक सिद्ध होती है?
जनरली ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी का जो पहला पोर्शन रहता है, आड़े टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करना पड़ता है पहले। जी। ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी अपन बेसिकली डायरेक्ट जंप नहीं करते ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी पे। अपन को पहले ऑर्थोडोंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवाना रहता है। ऑर्थोडोंटिस्ट पूरा प्लान करके ओरल सर्जन को हैंड ओवर करता है केस, और इनकी टीम बनती है और ये दोनों मिलके इस सर्जरी को प्लान आउट करते हैं और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। और तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो रहता है सबसे पहले क्या करता है, जो आड़े टेढ़े दांत होते हैं उसको पहले पूरा सीधा कर देता है। उसके बाद जो पेशेंट के डीकम्पनसेशन हुआ रहता है, कंपनसेट जो नेचुरल कंपनसेशन दांतों में हो जाता है, जैसे कि आपने अभी जो मैं आप बताया था स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही थी कि ठुड्डी आगे है, तो उन केसेस में क्या होता है कि ऊपर के जो दांत रहते हैं वो आगे तरफ चले जाते हैं, नीचे के दांत पीछे तरफ चले जाते हैं, नीचे की ठुड्डी आगे आ जाती है। तो इन केसेस में ये नेचुरल कंपनसेशन हो जाता है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करता है, सर्जन को ये पूरा डीकम्पनसेट, मतलब इसकी नुकसान की जो भरपाई है, मतलब उसको नेचुरल लाने के लिए पहले उसको और खराब करता है, ताकि जब सर्जरी करे तो अपन को वैसा ही चेहरा मिले जैसा नॉर्मली होता है। तो सर्जरी करवाने के बाद में मरीज को कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। मैं सवाल पे आऊंगी इस पे, पर इससे पहले हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गया है इंदौर से, आकाश। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर, मैं ये जानना चाह रहा था, मेरी वाइफ के जबड़े में अंदर से ऊपर साइड में दाढ़ बाहर आ गई है, तो चेहरा टेढ़ा दिखता है, तो जैसे इलाज कराना है तो क्या प्रोसेस रहेगी उसकी और कितना खर्चा आएगा? जैसा कि आपने बताया ऊपर के जबड़े में अकल दाढ़ आ रही है पीछे से, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो टेढ़ापन आपको दिख रहा होगा, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि वो जो अकल दाढ़ आ रही है वो इन्फेक्शियस हो गई है, उसके कारण सूजन आ गई होगी, तो उसके कारण एक तरफ का चेहरा हल्का सा सूजा हुआ दिख रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो अकल दाढ़ है वो निकलवा लेना है। अकल दाढ़ निकालने का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो चीज मुंह के अंदर रहती है और उसका कोई खाने का यूज नहीं रहता है, ना दिखाने का यूज रहता है, तो उसको निकलवाना देना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया आपकी वाइफ को सूजन आ रही है या स्वेलिंग हो रही है, एसिमेट्री हो रही है, तो आप उसको निकलवा देंगे तो जो आपका सूजन और एसिमेट्री है वो आपकी वाइफ की ठीक हो जाएगी। सर, मैंने पहले नागपुर के डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने सामने क्लिप लगाई थी और फिर वैसी होने लगा है वापस से दाढ़। जी, आप वही उस दांत को आप निकलवा देंगे तो आपकी पूरी समस्या दूर हो जाएगी। जी सर, भाभा आने के लिए आपसे मिल सकते हैं ना सर? जी, जैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, आप भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज होशंगाबाद रोड पे आ जाइए, आपका पूरा सुविधा मिल जाएगी वहाँ पे। धन्यवाद। तो सवालों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आपने बताया कि ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होती है सर्जरी की, लेकिन क्या सर्जरी कराने के बाद में कुछ सावधानियां ऐसी होती है जो रखनी पड़ती है? स्वाभाविकता जो नॉर्मल सर्जिकल प्रोसेस रहते हैं उसमें जो सावधानी रखी जानी चाहिए वही सावधानी इसमें रखी जाती है, बट इसमें कुछ चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सर्जरी के बाद अगर कोई भी सर्जरी अपन ऊपर के जबड़े को अगर फैलाया है जी, तो सर्जरी के बाद उसको अपन को उसको मतलब वैसा ही का वैसा बनाए रखने के लिए आफ्टर सर्जरी रिटेंशन प्लेट्स दी जाती है बाय डॉक्टर, जो कि आपको फुल टाइम 6 महीने के लिए पहननी रहती है, ताकि जो अपन ने जबड़े को फैलाया है वो वापस से अपनी जगह पे ना जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ऑर्थोग्राफिक सर्जरी को लेकर जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और डॉक्टर दीपक, आप हमारे साथ में जुड़े और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और स्वराज सेहत में आज के लिए इतना ही। आपके लिए हेल्थ से जुड़ी और भी जानकारियां लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।